इन्फोसिस 11 रुपए, एयरटेल 15 रुपए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15 रुपए पे लिस्ट हुए थे इंडियन शेयर बाजार में, जहां पे हर किसी को इनकी ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा था, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स यहां पर टिक नहीं पाए। लेकिन आपको पता है क्यों? क्योंकि जब ये स्टॉक 50 रुपए के अंदर मिलते थे तो इनके ऊपर लोगों को कन्विक्शन नहीं था और ये 5 पॉइंट वो नहीं जानते थे। और इसी तरीके के स्टॉक्स जो कि 50 रुपए के अंदर इस समय पे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो भी मैं हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन वो कौन सी गलतियां थी जो पास्ट डेकेड्स में लोगों ने करी है, जिस वजह से ये सारे पोटेंशियल स्टॉक्स उनके हाथ से निकल गए, ये जानना जरूरी है, ताकि आने वाले जो स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा उनकी स्टोरीज भी आप समझ पाओ और वो गलतियां आप ना करो जो पास्ट में लोगों ने करी है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विथ हबी। अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पे जो हम डिस्कस करते हैं वो कहीं और डिस्कस नहीं होता। शुरू करते हैं वीडियो। जब इन्फोसिस, एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50 रुपए के अंदर मिल रहे थे तो इन्वेस्टर्स कुछ गलतियां कर रहे थे। उनमें से सबसे पहली गलती थी हाई ग्रोथ पोटेंशियल को मिस कर देना। जब भी कोई स्टॉक इतने सस्ते प्राइस के ऊपर लिस्ट होता है तो इसके चांसेस हाई हैं कि वो स्टॉक एक पेनी स्टॉक होगा। और पेनी स्टॉक की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसके अंदर पोटेंशियल काफी सारे हाई होता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसका मार्केट कैप इतना कम होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते कि ऑल ऑफ द सडन ये स्टॉक इतना ज्यादा ऊपर क्यों चला गया और ऑल ऑफ द सडन ये स्टॉक इतना ज्यादा गिर क्यों गया। इंडियन स्टॉक मार्केट में 50 रुपए के अंदर अच्छे स्टॉक ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ साथ वो स्टॉक सनराइज सेक्टर में काम करने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई हो, सो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कोई स्टॉक अगर छोटा होता है तो उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिससे आपकी जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। सेकंड सबसे बड़ी स्टेक की बल्क बाय करना। जब भी कोई स्टॉक आप खरीदते हो 50 रुपए के अंदर, तो इस सिचुएशन के अंदर वो जो कंपनी है काफी छोटी होती है, और जब कंपनी छोटी होती है तो काफी ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड होता है उस कंपनी के साथ। तो इस सिचुएशन के अंदर एसआईपी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, ताकि आपको हमेशा अच्छे प्राइस में उस स्टॉक के अंदर एंट्री मिले और जो आपका रिस्क है वो भी कम हो जाए, क्योंकि आप धीरे धीरे उसके अंदर पोजीशन बिल्ड कर रहे हो। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, जब भी आप कोई पेनी स्टॉक चूज करते हो, इस सिचुएशन के अंदर आपको डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। मतलब 20 स्टॉक, 30 स्टॉक के आपको पोर्टफोलियो बनाने चाहिए और हर स्टॉक के अंदर बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट डालना चाहिए। क्योंकि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी स्टोरीज तो आज हमें पता है, लेकिन ऐसे भी काफी सारे स्टॉक्स थे जो कि उस समय पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे और आज की डेट में वो सारी कंपनीज बंद हो गई हैं। तो अगर आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहेगा तो कुछ कंपनियां बंद हो भी जाती हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंपनियां ग्रो करेंगी वो आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को इतना ऊपर ले जाएंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए डाइवर्सिफाई रहना छोटी कंपनियों जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ज्यादा जरूरी है। रिस्क नंबर 4, और ये ऐसी मिस्टेक है जिस वजह से लोग अपना पैसा खो देते हैं, कि रिस्क को ना समझना। जब आप एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि 50 रुपए के अंदर है, वो हाईएस्ट रिस्क वाली कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि 50 रुपए का मतलब वो कंपनी का साइज काफी छोटा है। तो अगर हमारी सरकार इंटरेस्ट रेट हाई या लो करती है तो इसका इंपैक्ट उस कंपनी पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है, जिस वजह से ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। मतलब 20-30% बढ़ जाते हैं, उसी के बाद कुछ ही दिनों में हो सकता है 30 से 40% गिर जाएं। तो अगर आप इस रिस्क को नहीं समझते तो देयर इज अ हाई चांस आप पैसा खो दोगे। ये सारे बड़े स्टॉक जो कि आज की डेट में लार्ज कैप में हैं, वो सब ने ये सारा फेज देखा है। मिस्टेक नंबर 5, बाय ऑन डिप। जब भी आप छोटे स्टॉक्स को खरीदते हो तो ढूंढो कि वहां पे डिस्काउंट कहां पे है। जब हम एक टी शर्ट लेने जाते हैं तो वहां पे भी हम डिस्काउंट ढूंढते हैं, तो हम अपने स्टॉक्स के अंदर डिस्काउंट क्यों नहीं ढूंढते? तो जब भी आपको डिस्काउंट मिले, मतलब स्टॉक गिरा हुआ मिले, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए और आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएं। मिस्टेक नंबर 6, कि प्राइस को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक 50 रुपए के अंदर है वही मल्टीबैगर बनेगा, तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि किसी भी स्टॉक का प्राइस उसकी रियल वैल्यू नहीं बताता। अगर स्टॉक के अंदर ज्यादा स्प्लिट और बोनस दिए गए हैं तो भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए के अंदर लाया जा सकता है। वहीं पे अगर कोई बेकार स्टॉक है, वहां पे स्प्लिट और बोनस ना किया जाए और नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम रखा जाए, तो वहां पे भी प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एमआरएफ, जो कि 1.5 लाख रुपए का एक शेयर मिलता है। क्या वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है? नहीं। लेकिन क्या वो स्टॉक सबसे महंगा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस? यस। लेकिन अगर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की बात की जाए तो वो है रिलायंस, जिसका स्टॉक प्राइस 1300 रुपए का है। तो प्राइस से कंपनी की वैल्यू नहीं पता चलती। इवन आज रिलायंस चाहे तो वो 50 रुपए के अंदर अपना शेयर
ला सकता है, सिर्फ उसको स्टॉक को स्प्लिट करना है। तो प्राइस से आपको कोई स्टॉक मल्टीबैगर है, अच्छा है, बुरा है, ये पता नहीं चलता, तो इस पे ज्यादा फोकस मत करना। तो आई होप मैंने आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीजें बता दी है। तो ये डिस्क्लेमर भी पढ़ लो कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। सो ये वीडियो को आप सिर्फ एनालिसिस पर्सपेक्टिव से ही देखना, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखने के लिए। तो अब करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे स्टॉक के साथ जो डिविडेंड के साथ साथ ग्रोथ भी देता है। और सबसे पहला स्टॉक हमारे इस कैटेगरी में वो है जो कि होम टेक्सटाइल के अंदर लीडिंग प्लेयर है ग्लोबली, और इस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। और ये कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है टेरी टावल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है होम टेक्सटाइल स्पेस में। अगर हम इस स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 27 से 40 रुपए के बीच में ये नॉर्मली ट्रेड होता रहता है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास की है, पीई 31 का है, आरओसीई 9.48 एंड आरओई 8.4। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई रहा है 64 रुपीज, जो इसने अचीव किया था 21 जनवरी 2022 में, और करंटली ये ट्रेड कर रहा है 27 रुपए के आसपास। ये कंपनी मेनली एक्सपोर्ट करती है यूएस एंड यूरोप में, जहां से इनका मेन बिजनेस आता है। लेकिन रिसेंटली जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, जिस वजह से इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस हाई हुए हैं, जिस वजह से इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं वो थोड़े से गिरते हुए दिखे हैं। अगर हमारे जो टैरिफ है वो हट जाए और हमें एक अच्छी ट्रेड डील मिल जाए तो ये स्टॉक होगा जो कि काफी तेजी से रिकवर कर सकता है। ये कंपनी मार्केट में काफी पुरानी है और काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन इन्होंने पहले भी डील करी होगी। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी काफी हाई पोटेंशियल के साथ आती है, तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। और जब हाई डिविडेंड वाले स्टॉक की बात हो रही है तो हम अपने सेकंड किंग को कैसे भूल जाएं, क्योंकि ये भी काफी तगड़े लेवल पे डिविडेंड देता है अपने इन्वेस्टर को। और ये कोई दूसरी कंपनी नहीं, ये हमारी सरकारी कंपनी है और इस स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। अगर हम एनएमडीसी का बिजनेस देखें तो एनएमडीसी 1985 में फाउंड की गई थी। ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, स्पेशलाइज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल इंक्लूडिंग कॉपर, रॉक, फॉस्फेट, लाइमस्टोन और ऐसे ही काफी सारी चीजें ये करती है। और अगर हम इस स्टॉक के प्राइस की बात करें, करंटली 74 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 65,000 करोड़ का है, तो कोई स्मॉल कैप और पैनी कंपनी नहीं है ये अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पीई 9.34 के आसपास है, आरओसीई 29.6 और आरओई 23.6 के आसपास है। कंपनी की डेट की बात करें तो 0.11 के आसपास है, तो इतना ज्यादा डेट नहीं है, रिसेंटली डेट भी कम किया गया है। अगर हम इस स्टॉक की हिस्ट्री देखें तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छी लगती है। ऑल टाइम हाई मई 2024 में बनाया था, जहां पे ये 93 रुपीज तक गई थी। उसके बाद एक मेजर करेक्शन से ये जा रही है। करंटली इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 74 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेनली ये स्टॉक 64 रुपीज के आसपास काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। अभी अपने अट्रैक्टिव प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ये ट्रेड कर रही है। अगर इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एक डिसेंट लेवल के सेल्स ग्रोथ आपको दिखते हैं और नेट प्रॉफिट भी सेम लेवल पे ही होवर करती रहती है। अगर आप इसके ईयर की सेल्स ग्रोथ की बात करोगे, मतलब टॉप लाइन, तो वो थोड़े से स्टैग्नेंट होते हुए दिखते हैं। अगर किसी भी कंपनी के अंदर टॉप लाइन स्टैग्नेंट हो जाए, मतलब रुक जाए, और प्रॉफिट ग्रोथ होती रहे, तो ये एक लिमिटेशंस के साथ आता है। क्योंकि अगर आप सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद कंप्रेस हो सकते हैं। तो ये कंपनी डिविडेंड पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी है। वन ऑफ द लीडिंग मिनरल प्लेयर भी आपको इंडिया में दिखता है और गवर्नमेंट की बैक भी दिखती है, जिससे ये कंपनी बैंकरप्ट के कगार पे तो शायद नहीं जाएगी। तो ये कंपनी भी अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको देखना है तो आपकी वॉच लिस्ट में फॉर श्योर हो सकती है, क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, मोनोपोली है अपने सेगमेंट में। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, फ्री है आपके लिए, मेरी हेल्प होती है, प्लीज कर देना। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जहां पे इंडिया काफी ज्यादा डोमिनेट करता है यूएस को, क्योंकि अगर हम चाहें तो इस सेक्टर के अंदर हम यूएस को रुला सकते हैं, और ये है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अगर आप रीसेंट न्यूज को भी फॉलो कर रहे हो तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल हैं इस पे इतना कोई टैरिफ लगा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स है इस पे इतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा है एज ऑफ नाउ। और अगर हमें एक ट्रेड डील मिल जाती है तो इस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी हाई है। इस सेक्टर में काफी सारे स्टॉक होने के बावजूद एक ऐसा स्टॉक है जो कि सब पे अंडरडॉग है, और इस कंपनी का नाम है मोरपेन लैब्स। ये जो कंपनी है ये मार्केट लीडर है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के अंदर, और ये कंपनी टॉप पोजीशन होल्ड करती है 6 एपीआई के अंदर। करंटली ये कंपनी 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है मार्केट में। मार्केट कैप 2240 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का पी 29.7, आरओसी 15.1, आरओई 11.8 के आसपास है। डेट टू इक्विटी 0.13, जो कि इस कंपनी के ऊपर ये बताता है
कि ज्यादा कर्जा नहीं है। अगर इस कंपनी की प्राइस की बात करें, सितंबर 2024 में 93 रुपीस तक गया था। उसके बाद ये जो स्टॉक है एज ऑफ नाउ 40 रुपीस के आसपास गिर चुका है। इसका मतलब यह है अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये सेम पैटर्न स्टॉक ने पास्ट में भी दिखाया है, जहां पे 71 पे जाने के बाद ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास आ गई थी। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाली है ये कंपनी। अगर हम इस कंपनी की टॉप लाइन की बात करें तो डिसेंट लेवल की ग्रोथ दिख रही है और बॉटम में भी डिसेंट लेवल के रेवेन्यूज दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पे नोट करने वाली ये है कि कंसिस्टेंसी इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ी सी मिसिंग है। लेकिन ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी कि अगर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो इतना छोटा है तो हर एक चीज इस कंपनी पे इंपैक्ट लेकर के आएगी। और यही एक ऐसी चीज होती है जो कि स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है कि अगर कोई भी सिचुएशन खराब होती है, चाहे रेट ज्यादा हो जाए, रेट कट हो जाए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉसेस के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट देता है। तो कंपनी एज ऑफ नाउ एक बैड फेज से गुजर रही है, लेकिन ये कंपनी ने पहले भी देखा हुआ है। तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जैसे इसके रेवेन्यूज ऊपर आएंगे, सेल्स नंबर बढ़ेंगे, ये कंपनी वापस से रिकवर कर सकती है, क्योंकि पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है इस कंपनी में। लेकिन याद रखना, ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा रिस्क, और मार्केट कैप छोटा होना मतलब रिस्क की काफी ज्यादा हो सकता है। ये स्टॉक यहां से भी 20 से 30% हो सकता है करेक्ट कर जाए। तो अगर आप यहां पे निवेश करने की सोच रहे हो तो याद रखना रिस्क काफी हाई है। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर की कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो ये सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। इसलिए हर कैटेगरी में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक जरूर करता हूं जहां पे इंडिया की ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट कर पाए। और वो कौन सा सेक्टर है? वो है बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि इस समय पे ह्यूज अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिलता है, और इस स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1929 में, मतलब हिस्ट्री काफी बड़ी है। साउथ इंडियन बैंक पहला शेड्यूल्ड बैंक था जो कि प्राइवेट बैंक के साथ केरला में आया था। और हम बात करें इस बैंक के प्राइस की, सो करेंटली इसका स्टॉक प्राइस 38 रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास है, मतलब पेनी स्टॉक्स तो नहीं है ये। पीई 7.45 का है। लेकिन जब भी हम बैंक की बात करते हैं तो यहां पे प्राइस टू बुक और रिटर्न ऑन एसेट देखना जरूरी है। प्राइस टू बुक 0.95 का है, रिटर्न ऑन एसेट 1.8 का है, मतलब ये इस बैंक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है इसको समझो। जैसे कैपिटल एडुकेसी रेशियो 16.04 का है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.28 का जो कि थोड़ा ज्यादा है, ग्रॉस एनपीए 4.75 का जो कि थोड़ा ज्यादा है, नेट एनपीए 1.6 जो कि छोटे बैंक्स के आपके देखने को मिल जाते हैं। तो जो नेट एनपीए है ये थोड़ा सा और कम हो सकता है ताकि इस बैंक की एसेट क्वालिटी और इंप्रूव हो पाए। अभी एसेट क्वालिटी खतरा है। अगर हम इसके टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो इस स्टॉक का टॉप लाइन कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिखा रहा है, वहीं पे जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, जो कि बैंक के लेवल पे काफी अच्छा है। रिसेंटली जो रेट कट हुए हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो रही है। इसी वजह से जितनी भी निफ्टी बैंक वाली कंपनीज हैं जो कि हमारा बैंक का इंडेक्स है, वो सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए रेट कट बैंक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब बैंक की बात हो ही गई है तो अपने दूसरे स्टॉक की भी बात करते हैं, और इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। करंटली इसका जो प्राइस है वो 56.2 रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहा है, मार्केट कैप 43,000 करोड़ के आसपास, मतलब पिछले बैंक से ज्यादा बड़ी ये कंपनी है। इसका मतलब रिस्क थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाता है। स्टॉक का पी 7.10 का है, प्राइस टू बुक 1.38 और रिटर्न ऑन एसेट 1.64, मतलब जितना पैसा ये दे रहे हैं उतना ये रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेट क्वालिटी छोटे बैंक्स में वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी यहाँ पे दिखती है इनकी। अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी के साथ टॉप लाइन ग्रोथ हुई है, बॉटम लाइन में भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, और एज ऑफ नाउ स्टॉक प्राइस के अंदर ये चीज रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं मिलती। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों के दोनों जो स्टॉक हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर के हैं, ये इनके पास पोटेंशियल तो काफी ज्यादा हाई है, बस अभी स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और ना जाने कब किसकी नजर पड़ जाए ये जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर भी इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब इंडिया की बात हो ही चुकी है तो पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में बढ़ रहा है और पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक जो सेगमेंट है उसको काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया, वो है ईवी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर हो रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो गई तो इसके अंदर की कोई कंपनी भी डिस्कस कर लेते हैं, और इस कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडियन लिमिटेड। मदरसन सुमी वायरिंग इंडियन लिमिटेड जो है ये सुमितोमो वायरिंग सिस्टम एंड मदरसन ग्रुप की एक कंपनी है जो कि मार्केट लीडर है जापान के अंदर। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, 29,700 करोड़ का मार्केट कैप है, पीई 48 का है,
प्राइस टू बुक 2.74 का है, ROE यहाँ पे 35.9 का है, ROC 42.5 का है। प्राइस टू बुक यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, तो नेट डेटा पॉइंट्स तो काफी बढ़िया दिख रहे हैं। अगर हम स्टॉक के टॉप लाइन की बात करें तो एक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिख रही है और बॉटम लाइन भी काफी अच्छे तरीके से आपको ग्रो होते हुए दिख रही है। तो सो नेट बात करें, ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये सारे स्टॉक जो हमने डिस्कस करी है एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करो तो एडवाइजर से जरूर पूछ के इन्वेस्ट करना, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर रखना, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी छोटी कंपनी से ही शुरू होती है।